देखिए, एक सवाल है आपके सामने। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके पास एक प्लेट है, इस आर्क फॉर्म में मुड़ी हुई प्लेट है ना, ग्रीन कलर की आपको जो बोर्ड पे दिख रही है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की आर्क फॉर्म में एक मुड़ी हुई प्लेट है, ठीक है। इस आर्क का जो सेंटर पे एंगल सबटेंड है वो थीटा नॉट हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे इनफाइनाइट है, ऐसे लंबी जा रही है, बहुत लंबी जा रही है, इनफाइनाइट प्लेट है। आगे बात समझ में, ठीक है। इस पूरी की पूरी प्लेट में क्रॉस करंट जा रहा है आई। क्रॉस का मतलब इनवर्ट करंट जा रहा है। क्रॉस का मतलब करंट जो है वो इनवर्ट जा रहा है। क्या वैल्यू है उसका? आई, ठीक है। आगे समझिएगा, ये जो आर्क है, ये इसका सेंटर था या इसका एक्सिस है? एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है। एक्सिस के अलोंग ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, एक इनफाइनाइट वायर है जिसका डॉट करंट फ्लो, यानी बाहर की तरफ करंट आ रही है, जिसका वैल्यू कितना है? आई नॉट। समझ में आया सवाल? एक इनफाइनाइट लेंथ का एक आर्क प्लेट है जिसके अंदर इनवर्स टोटल करंट जा रही है आई। उसके एक्सिस पे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर रखा हुआ है जिसपे करंट जा रही है आई नॉट बाहर की तरफ। आर्क में करंट इनवर्ट, इसमें करंट आउटवर्ड, ठीक है। आर्क का सेंटर में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा नॉट है, ठीक है। इस आर्क प्लेट की वजह से इस वायर की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, मुझे वो निकालना है। इस आर्क प्लेट की वजह से इस वायर की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, मुझे वो फाइंड करना है यूनिट लेंथ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात। इसके लिए मैंने क्या किया समझिए। इसके लिए सबसे पहले इस आर्क के यूनिट लेंथ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल एंगल कितना है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये थीटा नॉट। थीटा नॉट, तो देखिए एंगल इज इक्वल टू व्हाट? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो थीटा नॉट इज इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, सपोज इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा आर थीटा नॉट। तो देखो, एल लेंथ से कितनी करंट जा रही है, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई एल। एल लेंथ से कितनी करंट जा रही है आई। यूनिट लेंथ से कितनी करंट जाएगी आई बाय एल। कितनी करंट जाएगी आई बाय एल। तो ये हो जाएगी आई अपॉन आर थीटा नॉट। कितनी करंट गई यूनिट लेंथ से? आई इज इक्वल टू आई अपॉन आर थीटा नॉट। इसके यूनिट लेंथ से जाने वाली करंट है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस आर्क को ध्यान से समझिएगा। हाँ, मैंने क्या किया, एक लाइन ये खींची जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जो क्या कर रही है? एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। यानी ये एंगल भी थीटा नॉट बाय 2 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा? थीटा नॉट बाय 2, ठीक है। क्या किया है यहां पर, दो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं बॉस। क्या लिए हैं? दो स्मॉल एलिमेंट इस टाइप से। एक एलिमेंट ये है, हाँ कलर चेंज करता हूं। एक एलिमेंट ये लिया है, ये, और ऐसे ही एक एलिमेंट ये लिया है। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी यहां पर ये जो एलिमेंट हो गया, ये यहां पर एक छोटा सा आर्क बना रहा होगा इस टाइप का, और ये भी यहां पर इस टाइप का एक छोटा सा आर्क बना रहा होगा इस टाइप से। इस टाइप से ये यहां पे दोनों आर्क बना रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये वाला, ये थीटा है, और ये जो आर्क है छोटा सा स्मॉल एंगुलर आर्क, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। आगे बात समझ में। इसी टाइप से इधर भी ये जो एंगल है, ये थीटा है, जो आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है? डी थीटा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा। अब एक छोटा सा जो आर्क एलिमेंट है, एक तरह से पूरा इनफाइनिट वायर हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा इनफाइनिट वायर हो गया, और यूनिट लेंथ से करंट कितनी जा रही थी? आई अपॉन आर थीटा नॉट। तो इससे जो करंट जा रही है, सपोज मैं उसको बोल देता हूं आई डैश, वो कितनी जाएगी? यूनिट लेंथ से जाने वाली करंट आई अपॉन आर थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा। तो जो आई डैश हो जाएगा वो हो जाएगा आई बाय थीटा नॉट इंटू डी थीटा, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक बात समझिएगा, यहां पे भी सेम करंट जा रही है,
और वो जो करंट है वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, वो जो करंट है वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब अगर ऐसे अंदर की तरफ करंट जा रही है यहां पर, तो करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर। तो यहां पर भाई ध्यान से समझिएगा, इस वाले इनफाइनाइट स्मॉल आर्क एलिमेंट जो कि वायर की तरह बिहेव कर रहा है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर जाएगा। जब ऐसे सर्कुलर जाएगा तो ये हो गई इस रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको सपोज मैंने बोल दिया डीबी। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं इस एलिमेंट की वजह से बात करूं, तो इस वायर स्मॉल आर्क इनफाइनाइट एलिमेंट में करंट कैसे है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो ऐसे सर्कुलर जाएगा। तो इस वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड गया वो इसके इस रेडियस के परपेंडिकुलर वो हो गया डीबी। यानी इस वायर पे इसकी वजह से और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इस वाले के लिए मैं बात कर लेता हूं। तो देखो, इस वायर की वजह से इस वायर की यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना होगा, एल वेक्टर क्रॉस आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस वाले में करंट कैसी है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे करंट कैसी है, ऐसे। तो इस वाले की वजह से करंट हो गई ऐसे, तो एल वेक्टर हो गया ऐसे, दिख रहा है। और बी वेक्टर कैसे है, इस डायरेक्शन में, दिख रहा है, बी वेक्टर कैसे है, इस डायरेक्शन में ऐसे, दिख रहा है। देखिए करंट है ऐसे, एल वेक्टर है ऐसे, और बी वेक्टर है ऐसे, इस यहां पे वायर है ऐसे, करंट है ऐसे, और बी वेक्टर है ऐसे। तो हो गया एल वेक्टर हो गया ऐसे, बी वेक्टर हो गया ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थंब किधर आया, इधर की तरफ, यानी इस डीबी के परपेंडिकुलर। समझ में आया, समझ में आ गया, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। इसकी वजह से इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एल वेक्टर इसका ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो थंब गया ऐसे। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस डीबी के परपेंडिकुलर लगेगा, यानी ये रेडियस उसके परपेंडिकुलर डीबी, इस डीबी के परपेंडिकुलर डीएफ। तो जो डीएफ लगेगा, ध्यान से समझिएगा, वो लगेगा इस रेडियस के अलोंग, ये हो जाएगा डीएफ, ठीक है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है साहब, ये हो जाएगा डीएफ। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लूं मैं, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पक्की बात है। तो जो फोर्स लगा, सुनिएगा ध्यान से, एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, तो एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, फोर्स लगा ऐसे। यानी देखिए एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, थंब गया ऐसे, तो इस वाली रेडियस के अलोंग लगा डीएफ। समझ में आ गया इतना, समझ में आया। मैंने क्या किया, दो लाइनें बना दिया, एक लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल और एक लाइन हो गई वर्टिकल, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला, तो वर्टिकली ये एंगल थीटा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया। समझ में आया। इस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर आया विच इज डीएफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आया विच इज डीएफ साइन थीटा। इस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर आया विच इज डी एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आया विच इज डी एफ साइन थीटा। ये डी एफ साइन थीटा और ये डी एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों एलिमेंट्स की वजह से अल्टीमेटली जो फोर्स बचेगा वो क्या होगा, 2df cos थीटा। समझ में आया क्या। तो दोनों एलिमेंट्स की वजह से अल्टीमेटली df नेट जो आने वाला है वो आने वाला 2 टाइम्स ऑफ df cos थीटा, ठीक है। अब df निकाल लेते हैं अलग से, df अलग से निकाल के रख लेते हैं। df इस पे फोर्स, करंट कितना है इस पे, आई नॉट, आई नॉट,
डी एल वैक्टर आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है, तो यहां से जो डी एफ हो गया, इसके अंदर करंट है आई नॉट, डी एल, डी एल है ऐसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, डीएल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में, उनके बीच का एंगल हो गया थीटा 90, तो ये हो जाएगा साइन 90। तो डी एफ, ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा आई नॉट, इस वायर की लेंथ डीएल से मैं डिवाइड कर दूं, यूनिट लेंथ पे फोर्स आ जाएगा बी आई नॉट बी, तो यहां से डी एफ बाय डी एल, डी एफ बाय डी एल इज इक्वल टू आई नॉट। इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट, और इसके अंदर करंट दी जा रही है आई डैश अपॉन 2 पाई आर, इससे तो आर डिस्टेंस पर ही है, तो यहां से डी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर, और आई डैश का वैल्यू हो जाएगा आई डी थीटा बाय थीटा नॉट। समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा डी एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एल। वैल्यूज रख दूं यहां पे, जब मैंने यहां पे वैल्यूज रख दी तो यहां से दोनों एलिमेंट की वजह से जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी एफ म्यू नॉट आई नॉट, आई म्यू नॉट आई नॉट आई डी थीटा अपॉन 2 पाई आर थीटा नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी एल डिवाइडेड बाय डी एल। यानी ये बीच वाले एक्सिस पे जो वायर रखा है उसकी यूनिट लेंथ पर फोर्स आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मेरे को पूरे के पूरे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एफ नेट अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई नॉट कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, पाई आर थीटा नॉट कांस्टेंट कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। आई बात समझ में। अब अगर ये एलिमेंट मैंने यहां लिया होता तो वैल्यू कितनी होती, थीटा नॉट बाय 2, तो ये एलिमेंट भी यहां पर होता, थीटा का वैल्यू कितना होता, थीटा नॉट बाय 2, यहां लिया होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता, 0, तो एलिमेंट यहां होता तो 0, करते 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 एलिमेंट यहां पे जाएगा 0, करते 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 यहां तक पहुंच गया तो थीटा नॉट बाय 2, तो लिमिट्स लग गई 0 टू थीटा नॉट बाय 2, तो यहां से एफ नेट अपॉन एल जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर थीटा नॉट कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन थीटा नॉट बाय 2 माइनस साइन 0 हो गया 0, तो ये हो गया साइन थीटा नॉट बाय 2 एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये एक इनफाइनाइट वायर है आपके पास, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये आगे बात समझ में, ठीक है। इनफाइनाइट ठीक है, ये एक दूसरा वायर है जो इसके जस्ट ऊपर है, फ्री है, जिसके जस्ट ऊपर है, फ्री है, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I1 और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I2, ठीक है भाई। ये जो लेंथ है ये L है और इसका मास जो है वो M है, ठीक है, इसका मास जो है वो M है। दो चीजें आपसे यहां पूछी हैं, अगर ये इससे h हाइट ऊपर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, अगर इससे h हाइट ऊपर इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है, तो h का वैल्यू फाइंड करना है पहला।
दूसरा आपको ये फाइंड करना है कि अगर उस पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया छोड़ दिया तो क्या एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? जल्दी से सोचिए थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। ये तो फिक्स्ड है, नीचे वाला वायर जो है वो तो फिक्स्ड है, अपर वायर जो है वो फ्री है बट इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट में है, यानी इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नीचे वाले वायर का देखो, इसमें करंट कैसे है, ऐसे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर देखो करंट ऐसे है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डॉट। इसको मैं बोल दूंगा B1 बोल देता हूं यहां पे। हो गया? आगे बात समझ में? ऊपर वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऊपर वाले वायर का L वेक्टर कैसे है, ऐसे। B वेक्टर आया बाहर, तो उससे फोर्स कितना लगा, ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो इससे फोर्स लगा ऊपर की तरफ, क्या बोलता हूं उसे मैं, F मैग्नेटिक। और नीचे क्या लगने वाला है, mg। अगर ये वायर रेस्ट में है, अगर ये वायर रेस्ट में है तो F मैग्नेटिक जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। h हाइट पर दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी बॉडी जो है वो रेस्ट में रहने वाली है। तो यहां से F मैग्नेटिक इज इक्वल टू mg। समझ में आ गया क्या? F मैग्नेटिक, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 L वेक्टर क्रॉस, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B1 इज इक्वल टू mg। पक्की बात है? तो ये हो गया I2 L B1 साइन 90 इज इक्वल टू mg। अरे इसका L ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो I2 L B1 साइन 90, साइन 90 हो गया 1। तो यहां से ये हो गया I2 L B1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई h। अरे इनफाइनाइट वायर की वजह से h डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। तो हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई h इज इक्वल टू mg। तो किस h के लिए इक्विलिब्रियम होगा, तो जो h का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्की बात है? अब इसे हल्का सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो। क्या करो, हल्का सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो। अगर मैं इसे हल्का सा अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करूंगा, छोड़ूंगा, अगर फोर्स मीन पोजीशन पे आया और kx के फॉर्मेट में आया तो यानी वो एसएचएम करेगा। और टाइम पीरियड कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट और m बाय k। k क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। बहुत बार भरमार बार इस टाइप के सवाल किए हुए हमने। आगे बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे x नीचे शिफ्ट कर दिया। क्या किया मैंने, इसे x नीचे शिफ्ट कर दिया भाई, ध्यान देना। सपोज x नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, x ये जो है सपोज वो x है, ठीक है। तो अभी mg लगेगा नीचे और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F मैग्नेटिक डैश लगेगा ऊपर। अब ये जो डिस्टेंस बची है कितनी बची, h माइनस एक्स। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? तो अभी सेंटर की तरफ नेट फोर्स देख लेता हूं मैं कितना आ रहा है, पहले देख लेते हैं। F मैग्नेटिक डैश कितना है, F मैग्नेटिक डैश, ध्यान दीजिए, F मैग्नेटिक डैश एग्जैक्टली F मैग्नेटिक डैश यही होगा, ये निकला था मैंने, याद है। बस H की जगह क्या आ जाएगा, H माइनस एक्स आ जाएगा। पक्की बात है? तो F मैग्नेटिक डैश आ गया म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H माइनस एक्स। पक्की बात है भाई? और mg का वैल्यू कितना है, ये रहा, mg का वैल्यू तो ये रहा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई h। आगे बात समझ में? ये mg का वैल्यू हो गया, दिख रहा है क्या, ये जो हो गया वो mg का वैल्यू हो गया। कौन सा बड़ा है, अरे इसका डिनोमीटर छोटा है ना बाबा, इसका डिनोमीटर छोटा है तो ये बड़ा हो गया, है ना। और mg का डिनोमीटर, mg का जो फोर्स है ये वाला जो वैल्यू है वो बड़ा है, डिनोमीटर बड़ा है तो वो फोर्स छोटा हो गया। यानी अपवर्ड फोर्स ज्यादा है और डाउनवर्ड फोर्स कम है, तो बॉडी की किधर मूव करने की टेंडेंसी होगी, ऊपर मूव करने की टेंडेंसी होगी। और अगर वो फोर्स के एक्स के फॉर्मेट में आया तो टाइम पीरियड कैसे हम करने वाला है, पक्की बात है। तो देखो मैं, मीन पोजीशन कहां होती है, मीन पोजीशन वहां होती है जहां पर नेट फोर्स 0 है, तो ये जो है इसकी मीन पोजीशन है। आगे क्या बात समझ में, ये इसकी
मीन पोजीशन होगी, तो मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, एफ मीन इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक डैश माइनस एम जी, पक्की बात है, ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H माइनस एक्स माइनस एम जी का वैल्यू ये रहा भाई, एम जी का वैल्यू ये रहा, तो माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H, यानी मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स जो हो गया बॉस, वो हो गया म्यू नॉट I1 I2 L, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन H माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन H, पक्की बात है क्या बॉस, पक्की बात है, तो यानी F मीन जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H माइनस H प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा X अपॉन, सही है क्या बॉस, H माइनस H प्लस एक्स, ठीक है। हम लोग का जो x होता है बहुत ही छोटा होता है, तो नीचे वाला x मैंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, हाँ नीचे एक और h आएगा क्या, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, आगे देखिए, तो यहां से देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट 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 2 पाई H² कांस्टेंट, ठीक है, सब क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो f इजिकल टू के x के फॉर्मेट में आ गया, f इजिकल टू के x के फॉर्मेट में आ गया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इजिकल टू 2 पाई√m/k, तो यहां से ये k कैसे बन जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H² इंटू एक्स, समझ में आ गया क्या, तो ये हो गया जो f हो गया वो kx के फॉर्मेट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से k हो जाएगा, ठीक है, t इज इक्वल टू कितना होगा भाई, t इज इक्वल टू 2 पाई√m/k, तो जो टाइम पीरियड जाएगा वो जाएगा 2 पाई√m, 2 पाई√m/k, m/k, k हो गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H², यही है क्या, ठीक है, थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करने वाला हूं मैं, यहाँ पे m का वैल्यू उठा के यहां से डाल दूं क्या, m का वैल्यू उठा के यहां से डाल दूं, नहीं समझ में आया, m का वैल्यू उठा के मैं यहां से डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई√m का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H डिवाइडेड बाय G, डिवाइडेड बाय ये सारा का सारा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H², सब खत्म हो गया, म्यू नॉट I1 I2 L म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई H H ऊपर चला गया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई√H/G इज द आंसर, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, तो ये होगा उस टाइम पीरियड का SHM है, उस SHM का टाइम पीरियड, जल्दी उतारिए, देखिए साहब सवाल क्या है, आपके सामने एक नया सवाल है, आपके पास दो पैरेलल रील्स हैं, रील की पटरियां मान लो कंडक्टिंग, येलो कलर की दिख रही है आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, फिक्स है, उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक रॉड रखी हुई है जिसका लेंथ L है, ठीक है, इस रॉड को क्या किया हुआ है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, तो सवाल में मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इनवर्ड दिख रहा है, आगे बात समझ में आया, रॉड का मास m है, और रॉड और रील्स के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है म्यू, कितना है, म्यू, मैग्नेटिक फील्ड B है, आपको बोला है कि इस रॉड से मैक्सिमम कितना करंट में फ्लो कर सकता हूं, रॉड से मैक्सिमम कितना करंट में फ्लो कर सकता हूं, सुनना प्लीज, रॉड से, अरे देवी ध्यान दो ना इधर, रॉड से मैक्सिमम में कितना करंट फ्लो कर सकता हूं कि ये जो रॉड है वो रेल्स पे मूव ना करे, रेल पे मूव ना करे, तो देखो क्या सीन है, सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि हो क्या रहा है, देखिए क्या सीन है, इसके अंदर से करंट कैसे फ्लो हो रही है, इसके अंदर से करंट I ऐसे फ्लो हो रही है, आगे बात समझ में,
मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई एल बी साइन 90, किधर लगेगा, अरे एल वेक्टर इसका ऐसे, बी वेक्टर इधर, फोर्स किधर लगेगा उधर की तरफ, तो यहां पर इधर की तरफ लगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स। आई बात समझ में। अब ये रॉड उधर खिसकना चाहेगी, रॉड उधर खिसकना चाहेगी, एम किधर लग रहा है नीचे की तरफ, एम जी किधर लग रहा है नीचे की तरफ, आगे बात समझ में, एम जी किधर लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो बॉस एम जी लग रहा है नीचे, इस पॉइंट पर नॉर्मल N1 लगेगा ऊपर और इस पॉइंट पर नॉर्मल N2 लगेगा ऊपर, आगे बात समझ में, ऐसे था ना, ऐसे था ना, है ना। तो mg तो लगेगा नीचे, यहां पे नॉर्मल ऊपर जाएगा और यहां पे भी नॉर्मल ऊपर जाएगा, यानी N1 प्लस N2 किसके बराबर होगा, mg। दोनों ही नॉर्मल सिमेट्रिक है सेंटर मास के रेस्पेक्ट में, है ना। तो नॉर्मल का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा सीएम के रेस्पेक्ट में, तो यानी N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 जा रहा है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, दोनों N1 और N2 दोनों बराबर हैं, तो यहां पे 2n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा mg, तो n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा mg/2। आगे बात समझ में। ये रॉड ऊपर फिसलना चाहेगी, ये रॉड ऊपर फिसलना चाहेगी, जब रॉड ऊपर फिसलना चाहेगी तो यहां पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, यहां पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा म्यू एन और इसका भी वैल्यू कितना होगा म्यू एन। आगे बात समझ में। रॉड रॉड ऐसे आगे फिसलना चाहेगी, दोनों फ्रिक्शन पीछे लगेंगे। अगर रॉड रेस्ट में है, सुनना ध्यान से, अगर मैं आई बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, रोकने के लिए म्यू एन बढ़ रहा है, 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 म्यू एन थोड़ी बढ़ता है, एफ एस बढ़ता है, फ्रिक्शन पढ़ा है अपन ने, तो रोकने के लिए एफ एस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो एक आई की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसमें जो एफ एस होगा वो कितना हो जाएगा एफ एस मैक्स, कितना हो जाएगा एफ एस मैक्स। अगर आई की वैल्यू को से ज्यादा बढ़ा दिया तो एफ एस जो है एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो रॉड क्या करेगी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इतना समझ में आया। तो आई की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिस तक पे रॉड मूव ना करे, जिसके लिए जो फ्रिक्शन है एफ एस जो है वो एफ एस मैक्स यानी म्यू एन हो जाए। आई बात समझ में, समझ में आया। फ्रिक्शन नहीं पता, मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं फ्रिक्शन के, देख लेना, समझ में आ जाएगा एक बार में अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए एफ एस मैक्स यानी एफ मैग्नेटिक किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे भी म्यू एन लगा और यहां पे भी म्यू एन लगा, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन एफ मैग्नेटिक हो जाएगा आई एल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन, और एन कितना था mg/2, 2 से 2 कट गया, तो जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू mg अपॉन बी एल। ये जो होगी वो आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिस मैक्सिमम आई तक के लिए जो रॉड है वो रेस्ट में रहने वाली है। समझ में आया क्या इतना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। चलिए और सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफी आज के लिए।